नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हमारा देश भारत दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है। इसके बावजूद हम स्वच्छ और पौष्टिक दूध की समस्या से जूझते हैं। हमें कई बार यकीन नहीं होता कि जो दूध हम पी रहे हैं या जिन डेयरी प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध दूध से बने हैं या नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक समस्या जो डेयरी किसान भाई हैं, डेयरी का जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनके साथ भी रहती है कि उनकी लागत बढ़ती जा रही है लेकिन उनको मुनाफा उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। दुधारू पशुओं की संख्या भी कम होते जा रही है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जाए, यानी स्वच्छ पौष्टिक दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कैसे डेयरी व्यवसाय से और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त किया जाए और पशुओं के साथ हमारे किसान भाइयों का व्यवहार कैसे होना चाहिए। आज इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे डॉक्टर चंदन कुमार जी से। आप पशुपालन वैज्ञानिक हैं और कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ से आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। नमस्ते। नमस्ते किसान भाई। तो सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि गायों की किन नस्लों का पालन किसान भाइयों को करना चाहिए जो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो। देखिए, भारत देश में दो तरह की गायें पाई जाती हैं। एक तो ऐसी गायें होती है जो कि विदेशी नस्ल की गायें हैं, जिसमें होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी शामिल है जी। और एक ऐसी नस्ल होती है जो हम लोग कहते हैं भारतीय नस्ल की गायें हैं। आज की डेट में देखा जाए तो हमारे देश में आज तक 50 अलग अलग तरह की गायों की नस्ल हमारे देश में पाई जाती है, जिसको हम लोग देसी गाय बोलती हैं। और इन गायों का जाहिर सी बात है जो हमारे क्लाइमेट में जो सूटेबल हैं, जो हमारे भारत देश की गायें हैं, उसको पालना ज़्यादा सही है, क्योंकि विदेशी गायों में समस्याएं भी ज़्यादा आती है और हमारे वो क्लाइमेट के अनुरूप नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो देसी गायें हैं उसको पालना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर हिसाब से हम बात करें तो यहाँ के लिए सबसे जो उत्तम नस्लें हैं वो कौन सी हैं? मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कोई दुधारू कोई गाय कोई नस्ल नहीं है। एक मालवी एक गाय होती है जो कि ड्रॉट पर्पस के लिए है। दोनों पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एक निमारी गाय है, उसको हम लोग दूध कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये ड्रॉट पर्पस गाय है, मतलब उसको खेती वगैरह में या इसको बैलों को उसके हिसाब से जोतने के काम में आते हैं। तो यदि हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ का खुद का कोई नस्ल नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो उन्नत नस्ल की जो दुधारू गाय हैं, जैसे गिर है, साहिवाल है, इन दोनों गायों को, अमृत महल, कंकरेज, इन सब गायों को हम पाल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारी एक ये सभी के मन में रहता है कि विदेशी नस्ल की गाय है तो उसका दूध ज़्यादा पौष्टिक होगा। क्या अंतर होता है देसी और विदेशी नस्ल की गायों के दूध में? सबसे पहली बात है, जो विदेशी नस्ल की गाय हैं उसको हम लोग A1 मिल्क बोलते हैं। A1 मिल्क मतलब कुछ एक केजिन, कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं जिसमें जिसको हम लोग उसका नाम A1 देते हैं। और हमारे देश में जो गायें पाई जाती है हम लोग उसको A2 मिल्क कहते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। सबसे पहला फ़र्क है कि हम लोग जो अपने देश में जो गायें पाई जाती है, जो A2 मिल्क धारी जो गायें हैं, इसको पीने के बाद ऐसा देखा गया कि 2-3 बीमारियाँ, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बच्चों का मंदबुद्धि हो जाता है, आँखों में चश्मा चढ़ जाते हैं। और कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग पीते हैं, 60 साल से ऊपर के जो उम्र के जो लोग होते हैं वो पीते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अच्छा। ये समस्याएं आती है जो विदेशी नस्ल के गायों को जो दूध को पीते हैं, जैसे होल्स्टीन और फ्रीजियन, और ये इसकी बात कर रहे हैं, जर्सी की बात करें। लेकिन देसी गायों में ऐसी समस्या नहीं है। और यही कारण है कि हमारे देश के अलावा बाकी जितने भी देश हैं जो कहते हैं जो डेयरी में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ब्रीडिंग पॉलिसी चेंज कर लिया है और यहाँ से गायों को वहाँ पर ले जा रहे हैं और उसको अपनी पॉलिसी में शामिल किया जी। तो देखिए, हमारी जो देसी नस्ल की गाय हैं उनकी डिमांड विदेश में ज़्यादा हो रही है। किसान भाइयों, बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब सर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि भारत, जैसा हमने शुरुआत में जिक्र किया कि दूध उत्पादन में नंबर 1 है, इसके बावजूद निर्यात क्यों नहीं कर पा रहे हम? निर्यात में क्यों पीछे हैं? जी देखिए, हमारे देश में जो गायें हैं जो किसान भाई पालते हैं, सबसे पहले किसान भाई आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे हम लोग दूध घी की बात करें या मीट की बात करें, सबसे पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी किस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा है। अच्छा, है ना, इस चीज़ पर। यानी कि हम लोग किस चीज़ पे बारे में बात नहीं करते हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन। क्योंकि जो भी कंपनी आपसे परचेज करती है या किसी को आप दूध बेचते हैं तो वो क्या देखेंगे कि भाई आपके दूध में क्वालिटी अच्छा है, यानी कि उसमें फैट कितना है, उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज तो नहीं है। दो कंपनी का नाम लेना चाहता हूँ कि अमूल और एक नेस्ले कंपनी है। नेस्ले कभी भी आपसे वो दूध नहीं खरीदेगी जिसमें बैक्टीरिया का, यानी कि जीवाणु की मात्रा ज़्यादा है।
और हमारे देश में बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि 1 ml दूध में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा बैक्टीरिया यानी कि सोमेटिक सेल काउंट होते हैं। अच्छा। और ये दूध सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, बाहर के देशों में नहीं इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि क्वालिटी हमारा अच्छा नहीं है। इसलिए किसान भाई आपको स्वच्छ दूध उत्पादन करने के बारे में विचार करना पड़ेगा और कैसे उत्पादन होगा स्वच्छ दूध उत्पादन वो इसके बारे में बताऊंगा। तो स्वच्छ दूध उत्पादन यही आज का जो हमारा विषय है, कैसे करें किसान भाई, किन बातों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? जी देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जहाँ पर हम अपनी गायों को बांध रहे हैं वो वातावरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं वो ये जो हमारे हाउसिंग है क्या वो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। क्या उसमें ज़्यादा गंदगी तो नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात आती है पर्सनल हाइजीन की बात, कि जो मिल्कर्स हैं जो दूध निकालते हैं क्या वो कोई डर्टी प्रैक्टिसेस तो नहीं है, क्या उसके बाल तो खुले नहीं हैं, क्या उसका हाथ गंदा नहीं है, क्या उसने दूध निकालने से पहले अपने हाथ को प्रॉपरली सैनिटाइज किया है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो होता है जो कि एनिमल फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात है कि एनिमल फैक्टर में ये आता है कि क्या हम जो गाय से दूध निकाल रहे हैं क्या उसमें कोई बीमारी तो नहीं है, क्या उसके थन में ऐसा सूजन तो नहीं आ रहा जिससे कोई लाल जैसा कुछ या दही जैसा कुछ उसमें दूध निकल रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा इंपॉर्टेंट बात है जो यूटेंसिल्स हैं जो हम लोग निकालने के बाद क्या वो सफाई से रखा हुआ है, जिन बर्तनों का इस्तेमाल करें किसान आप भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपको कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, तो क्या वो यूटेंसिल सही है या नहीं है, ये 4 बातों को ध्यान में रखेंगे तो जरूर आपको स्वच्छ दूध मिल जाएगा। जी। अब जो डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल तो कर रहे हैं लोग, जी। क्या मजबूरी में कर रहे हैं, भरोसा कम होता जा रहा है, जी। इसकी बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो दूध हमें मिल रहा है 2 तरह के दूध होते हैं। एक तो अडल्ट्रेटेड होते हैं, कुछ दूध में कुछ ऐसे फॉल्स प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए लोग करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसान भाई करते हैं, लोग करते हैं जिसका खामियाजा किसान भाई को उठाना पड़ सकता है। ठीक बात है। और कुछ ऐसी होती हैं जो बीमारियां होती हैं जो किसान भाई को पता नहीं होता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो बीमारी के माध्यम से वो दूध खराब हो रहा है। तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो हमारे देश में आज के परिप्रेक्ष्य में आप किसान भाई समझिए, क्योंकि हम अच्छा दूध उत्पादन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो पनीर हैं, हमारे घी हैं, वो अच्छा क्वालिटी के बने। इसके लिए आपको क्या करना है, अलग से कहीं ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें 4 बातों को ध्यान रखना है। कहने का मतलब यदि हम लोग कल्याण के बारे में सोचना है, जैसे हमारा कल्याण तब होता है जब हमें अच्छा घर मिले, अच्छा खाना मिले, तो हम खुश रहते हैं। उसी तरह क्या हमने कभी सोचा है कि जो हमारी गाय है, जो जिसका हम फार्मिंग कर रहे हैं, क्या वो खुश है? यदि वो खुश है इसका मतलब है कि आप भी खुश होंगे, क्योंकि उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, आप उसको अच्छा दाम मिलेगा। ये जो पश्चिम कल्याण में 4 बातें किसान भाई को मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात है अच्छा घर। अच्छा घर मतलब क्या होता है कि क्या जो ये नहीं कहते कि मैं किसान भाई आप एसी लगाइए, लेकिन एटलीस्ट इतना अच्छा घर दिए कि उसमें कम से कम हमारी जो गायें 10 से 12 घंटे बैठ पाए, अच्छे से घूम पाए, उसको अच्छा फ्रीडम मिले घूमने के लिए। अच्छा खाना मतलब ये नहीं होता है कि हम एक ही चीज़ घी खिला रहे हैं उसको, मतलब जो रिक्वायरमेंट है, जितना हमें दूध मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको कंसंट्रेट मिक्सचर खिलाएं, और भरपेट पानी और भरपेट हरा चारा या सूखा चारा, है ना। ये तीसरा होता है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य में हमारी बातें आती है कि क्या हमारी जो पशु है, जो गाय है, क्या उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। यदि बीमारी नहीं है तो उसके लिए हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन कराएं, प्रॉपर डिवॉर्मिंग कराएं, जिससे कि हमारे गाय का स्वास्थ्य अच्छा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे हम किसान भाई कम ध्यान देते हैं, अच्छा व्यवहार। अच्छा व्यवहार मतलब होता है क्या हमारी जो गाय हैं, जो हम लोग नॉर्मली जो हमने अपने बिहेवियर को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी कि नेचुरल बिहेवियर, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। हम लोग गाय को क्या होता है कि हम लोग बाहर छोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा किसान भाई कि वो नीचे से खाते हैं, है ना। नीचे से खाने का मकसद ये होता है कि वो जब नीचे से गाय चरती है तो उसके सलाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा मतलब लार, जितना लार निकलेगा उसके फीड में जाएंगे तो क्या होगा, उसका डाइजेशन यानी उसका पाचन तंत्र उसका मजबूत होगा। पाचन तंत्र मजबूत होगा यानी कि उसके जो डाइजेशन ज़्यादा होगा तो उसका दूध बढ़ेगा इनडायरेक्टली, बिना कुछ मेडिकल, बिना कुछ किए। यदि आप 5% 10% दूध सिर्फ नीचे खिलाने से बढ़ा सकते हैं तो किसान भाई आप समझिए कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। दूसरा, हम लोग इस बिहेवियर को कंप्रोमाइज़ करते हैं। कैसे करते हैं, हम अपनी गाय को कैसे खिलाते हैं, उसको नाद देते हैं, यानी कि नाद में खिलाते हैं। कोई जगह बर्तन देते हैं, और ये बर्तन कितने ऊंचे होते हैं, कोई 0.5 मीटर तक, यानी 0.5 मतलब आधा मीटर ऊंचाई तक करते हैं।
तो खिलाने का जो स्टाइल आप देखिए, ऊपर से खा रहे हैं, सलाइवा कम हो रहा है, उसका डाइजेस्टिबिलिटी घट गया और अल्टीमेटली आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। दूध उत्पादन कम होता है। दूध उत्पादन तो देखिए किसान भाइयों, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, पशुओं को अच्छा व्यवहार दे सकते हैं और एक पौष्टिक दूध का उत्पादन करके आप अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं। डेयरी व्यवसाय में आगे क्या संभावना है, किस तरह का भविष्य है और किसान भाई इसमें कैसे ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हम एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। किसान भाइयों कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर हो रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार
किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वच्छ दूध और पशु कल्याण के बारे में। डॉक्टर चंदन कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई कि किसान भाई छोटे छोटे काम करके जो आपकी पशुशाला है उसमें पशुओं का कैसे ध्यान रख सकते हैं और कैसे। देखिए किसान भाई, में जो हमने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कई जो किसान भाई हैं वो म्यूजिक की व्यवस्था करते हैं, संगीत सुनवाते अपनी गायों को, और उससे उन्होंने बहुत अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त किया। तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। एक्चुअली मैंने वही बात किया, बिहेवियर की बात किया। क्या हम अपनी गायों को वैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिससे उसको खुशी मिले? और ये खुशी कैसे मिल सकता है? अच्छा घर देके, अच्छा जमीन जगह जहाँ पर हमारी गाय बैठती है। आप एक किसान भाई अनुमान लगाइए, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। यदि हमारी गाय 12 घंटे से कम अपने ज़मीन पर बैठती है तो क्या होगा कि उसमें मिल्क प्रोडक्शन एबिलिटी घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जितना खून उसके थन से होते हुए गुजरेंगे उतना उसका दूध बढ़ता है। अच्छा। यदि बाहर से देशों में क्या होता है कि वो गाय को सीज कर लेते हैं, हमारे देश में ऐसा कोई कानून, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसान भाई एक चीज़ ज़रूर समझिए कि हम अच्छा जगह बैठने का देंगे जहाँ पर मुलायम, तो ये कहीं रबर मैट का लोग यूज कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो मिट्टी दे दीजिए, रेत दे दीजिए, लेकिन उसको बैठने का जगह दीजिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाड़ा रहता है वहाँ पे गंदगी रहती है, साफ सफाई नहीं रहती, तो इससे कीटाणु पैदा होते हैं, जीव जंतु आते हैं, गायों को तो नुकसान होता ही है, बीमारियाँ होती हैं 10 तरह की, और वो एक अच्छा हेल्दी जो साफ़ सुथरा स्वच्छ माहौल जो मिलना चाहिए वो किसान भाइयों नहीं मिल पाता है। अब ज़रा हम डेयरी व्यवसाय के बारे में डॉक्टर साहब से समझते हैं। सर, डेयरी व्यवसाय में जो किसान भाई कर रहे हैं, जो पशुपालक किसान भाई हैं, वो कहते हैं कि भाई लागत बहुत ज़्यादा है, उतना मुनाफा नहीं हो पाता, मवेशी भी बीमार हो जाते हैं, उनकी हम देखभाल करें। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि डेयरी व्यवसाय में किसान भाइयों को कैसे हाथ आजमाना चाहिए, या जो कर रहे हैं वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं और उनको दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये किसान भाइयों को जानने का ज़रूरत है। क्योंकि मैं जहाँ पर भी देखता हूँ, हमारे पास कॉल भी आते हैं, किसानों के भी कॉल आते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे ये चीज़ समझ लीजिए किसान भाई, यदि एक गाय से यदि हम 1 साल में एक बच्चा ले पाते हैं, 1 साल में एक बच्चा एक गाय से ले सकते हैं, यानी कि तब आपका जो डेयरी फार्म है वो प्रॉफिटेबल है। एक एग्जांपल देते हैं, गांव में क्या होता है, 90% केसेस में क्या होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारी गाय ब्याती है यानी कि वो बच्चा देती है, तब वो दूध देना स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात आपको पता है। उसके बाद जब तक दूध लेते हैं, हम लोग किसान भाई ये नहीं ध्यान देते हैं कि क्या उसको दोबारा कब गाभिन कराना चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग गाँव में देखा है, लोगों ने बात किया है कि जब तक वो दूध लेते हैं तब तक एंजॉय करते हैं, चलो हमें दूध मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। लेकिन जब दूध कम होने लगता है तब वो सोचते हैं कि चलो हम अपनी गाय को अब गाभिन कराएंगे। इससे क्या होता है कि जो काविंग इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। यानी कि जब आपने सोचा इसको गाभिन कराएंगे तब तक आपका दूध खत्म हो गया, आपको दूध नहीं मिल रहा है, आप उसको फ्री में आपको मेंटेन करने के लिए खाना खिलाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमें प्रॉफिट नहीं होता है तो हमारा उतना ध्यान नहीं रहता है गाय को फीडिंग कराने के लिए। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट लैक्टेशन में क्या होता है कि वो हमें अच्छा दूध नहीं देते। इसलिए काविंग इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि जब भी आपकी गाय बच्चा देती है, विद इन 2 मंथ यानी कि 60 डेज के अंदर जब भी वो दूसरी या तीसरी हीट में आए, आप उसको गाभिन करा दीजिए। आप बिल्कुल ये टेंशन मत लीजिए कि हमारी गाय का दूध गाभिन होने के बाद कम हो जाता है। जनरली अवधारणा ये होती है, देखो जी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है, ये दूध कम हो गया, दूध कम हो जाएगा, गाभिन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। दूध कम होना नहीं होना इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम उसको फीडिंग कैसे कर रहे हैं, है ना। प्रॉपर यदि आपने फीडिंग किया, बैलेंस फीडिंग किया, पौष्टिक आहार दे रहे हैं, अगर हम सब तरह का संतुलित आहार दे रहे हैं, तो फिर क्यों दूध कम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये रोटेशन आप मेंटेन कर सकते हैं 1 calf 1 year, और इस तरह से आपकी जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल है। दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि 90% किसान क्या करते हैं, जब भी काफ मोर्टलिटी की बात करते हैं, है ना, नुकसान उसमें ज़्यादा होता है।
60% 100 में से 60 काफ हमारे देश में मर जाते हैं। यानी जो गाय की जो संतान है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है ना, वो डेथ हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है कि किसान भाई, हमने बहुत सब किसानों से बात किया है, वो क्या करते हैं कि जब गाय बच्चा देती है तो वो वेट करते हैं कि जब इसका जेर गिरे, है ना, जेर गिरने का यानी कि, और जेर गिरना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये कोई ऐसा नहीं है। यदि लेट से गिर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके बच्चेदानी में संक्रमण है, हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि लेट से गिर रहा है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट, यदि आपने गाय ने बच्चा दे दिया, उस गाय के बच्चे को विदिन 1 आवर, मैक्सिमम आप 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे से पहले उसको माँ का पहला दूध जरूर पिलाना चाहिए। जिसको हम लोग खीस बोलते हैं, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। 1 घंटे के बाद पिलाने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि उसके छिद्र जो होते हैं इंटेस्टाइन के, वो लगभग बंद हो जाते हैं। यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर, जो उसको जो तत्व मिलने चाहिए उसको, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो खत्म हो गया। मैक्सिमम किसान क्या करते हैं, जेर गिरने का वेट करते हैं, तब तक 1 घंटा निकल जाता है। और ये रीजन है कि हमारे जो काफ हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत किसान भाई इनको पता नहीं, और ये किसानों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक रहता है, बहुत नुकसानदायक होता है। दूध नहीं देती है। देसी गाय की बात करें, जब काफ नहीं है तो वो बहुत मुश्किल होता है उसे दूध निकालना, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, इसके अलावा और कौन से ऐसे बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए दूध उत्पादन को अब और बढ़ाना है या स्वच्छ दूध उत्पादन, जी, क्वालिटी इंप्रूव करना है, उसकी शुद्धता बनाए रखनी है, तो आपने शुरुआत में बताया, इसमें और किसान भाई क्या ऐड कर सकते हैं जिससे बड़े पैमाने पर कैसे इसका व्यवसाय किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना स्वच्छ दूध का, स्वच्छ दूध मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा चीज़ आपने पूछा है। स्वच्छ दूध मतलब ये नहीं होता है कि हम उसमें गंदगी नहीं है। स्वच्छ दूध मतलब ये होता है कि उसमें जीवाणु कम है। जीवाणु कम कैसे होगा, जब उसका थन स्वस्थ होगा। और थन का स्वस्थ होना ना होना गाय पर निर्भर नहीं करता है, ये किसान भाई आप पर निर्भर करता है। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, आप सिंपल 3 बातों का ध्यान रखिए। 3 बातों का ध्यान रखिए तो आपके यहाँ ये थन खराब होने वाली या थनेला होने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगा। पहली बात है कि जो किसान भाई दूध निकालते हैं तो वो समय पे एक नियत समय फिक्स करिए, आप उसी समय पे निकालिए दूध उसका। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि थन के अंदर दूध बिल्कुल मत छोड़िए। कभी आप जल्दीबाजी में हैं, आपने थन के अंदर दूध छोड़ दिया, आपको ही पता है कि दूध इतना अच्छा मीडियम है बैक्टीरिया को ग्रो करने का, वो दूध को ख़राब कर देते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जब भी हम दूध निकालने जाते हैं, हम ये केयर नहीं करते हैं दूध निकालने के बाद हमारी गाय ज़मीन पे बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। कभी कभी हमने देखा है, आपने दूध निकाल दिया, 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर गाय फिर बैठ जाती है। वही सबसे क्रिटिकल टाइम है जब किसान भाई आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दूध निकालने के बाद हमारे जो थन के जो छिद्र होते हैं लगभग 10 से 15 मिनट तक खुले रहते हैं। उस दौरान यदि आपके जहाँ पर शेड है वहाँ पर गंदगी है तो वो गंदगी थन के छिद्र के माध्यम से वो थन के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, वो थनेला कोच करेंगे। और आज के देश में सबसे ज़्यादा नुकसान यदि डेयरी फार्मर्स को बीमारियों में से बात करें तो वो थनेला से है, क्योंकि इसका इलाज बहुत महंगा है और कभी कभी थन बेकार हो जाते हैं। और थन बेकार होने का मतलब ये है कि आपकी जो कॉस्ट है गाय का या भैंस का वो कम हो जाएगा। बिल्कुल, बड़े मतलब देखिए किसान भाइयों, छोटी छोटी चीज़ें, एक चीज़ सर इसमें आप जोड़ दीजिए कि अगर गाय के साथ गाय का आपने दूध लिया है तो उसके बाद किसान भाई क्या करें कि अगर वो बैठती है तो ये नुकसान हो। जी, सबसे पहले आप ये काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप दूध निकालने से पहले पानी की व्यवस्था और हरे चारे की व्यवस्था कर दीजिए गायों के लिए। तब जब आप दूध निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, वो गाय सबसे पहले पानी पीती है, उसके बाद वो हरा चारा खाना स्टार्ट कर देंगी। तब तक आपका 10 से 15 मिनट तक वो इंगेज हो जाएगी खाने पीने में। तब तक आपका जो गाय का जो थन है वो बंद हो जाएगा, छिद्र बंद हो जाएगा, उसके बाद आप फ्री है। आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे, यकीन मानिए थनेला आपके गांव में ये नहीं आएगा, और हमने देखा है, लोगों ने किया भी है। चल डॉक्टर साहब, चलते चलते डेयरी व्यवसाय में क्या संभावनाएं हैं भारत में? वही कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, कई बार पूर्ति भी नहीं हो पाती है, इसके बावजूद कम दूध उत्पादन, आपने बहुत सारे पॉइंट बताए, लेकिन चलते चलते डेयरी फार्मिंग में किसान भाइयों के लिए किस तरह की संभावना है? देखिए, डेयरी फार्मिंग में आप बता दूं, हमारे देश नंबर 1 दूध उत्पादन में है, लेकिन नंबर 1 मतलब ये नहीं होता है कि हमारी गायें ज़्यादा दूध देती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास गायें ज़्यादा है, गाय ज़्यादा है ना। तो हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सिंपल चीज़ें हैं कि जो जेनेटिक पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप दूध लें। और वो क्षमता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा खाना, मैंने पहले ही बात किया कि खाना का मतलब ये होता है कि हम अच्छा भरपेट पानी दें,
भरपेट सूखा चारा, हरा चारा दें और दूध उत्पादन के क्षमता के अनुसार उसको हम लोग फीडिंग कराएं, कंसंट्रेट मिक्सचर दें। किसानों को नहीं पता होता कितना दूध दे रही है और कितना खिलाना चाहिए। किसान भाई नोट कर लीजिए, 3 किलो यदि दूध दे रही है कोई गाय तो 1 किलो उसको सांद्र मिश्रण की ज़रूरत पड़ती है और 1 किलो सांद्र मिश्रण उसके शरीर को मेंटेन करने के लिए। तो इतना यदि आपने फीडिंग कराया तो जो दूध उत्पादन कम हो रहा है वो अच्छा मिलेगा। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहली बात की स्वच्छ दूध उत्पादन करने के लिए जो 3 चीज़ें मैंने बताई थी, 4 चीज़ें आप उसको फॉलो कीजिए। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, यदि आपको मार्केट में रहना है, अच्छा मुनाफा कमाना है, तो पशु कल्याण की जो 4 बातें मैंने बताई, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा स्वास्थ्य और नॉर्मल बिहेवियर, इसको फॉलो कीजिए। यकीन मानिए आपके दूध बिकेंगे, अच्छे रेट में बिकेंगे और आपको फायदा होगा। चलिए, तो देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जो आज महत्वपूर्ण बातें आपको बताई हैं, हमें पूरी उम्मीद है आप इनका पालन आज ही से शुरू कर देंगे और निश्चित तौर पर इससे आपका पशु स्वस्थ रहेगा, आपको ज़्यादा दूध मिलेगा और डेयरी व्यवसाय जो है उसमें आप बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, किसान भाइयों को इतनी अमूल्य जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।